नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है प्रायश्चित। पापा, आपको पैसे चाहिए ना? भेज दूंगा, लेकिन भगवान के लिए रोज रोज फोन करके डिस्टर्ब मत किया करो। टाइम नहीं है मेरे पास, मैं वहां आ भी नहीं सकता। और फिर मेरे आने से क्या वो ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर अपना काम करेगा ना, और मेरे आने से वो ठीक तो नहीं हो जाएंगी। और हम सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। और फिर पापा, उनकी तो उम्र भी हो चुकी है, और कितने दिन वह जिएंगी। इसलिए आप मुझे परेशान मत करिए। लेकिन बेटा, वो तुमको याद कर कर के और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। बस कुछ घंटों के लिए ही आ जा। पापा, आप समझते क्यों नहीं हो? मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपकी बहू भी बहुत बिजी है, और आप बार बार फोन करके हमको डिस्टर्ब कर देते हैं। अमित ने इतना कहकर फोन रख दिया। रामलाल जी हाथ में फोन पकड़े यूं ही देखते रह गए। रामलाल जी अपने बेटे अमित की बातें सुनकर दंग रह गए। क्या यह वही बेटा है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और वह अपने वृद्ध माता पिता को देखने के लिए तक नहीं आ सकता? उनके चेहरे का रंग बदलता देख कल्याणी देवी जी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या बोला अमित? कब आ रहा है? वक्त नहीं है उसके पास अभी, कह रहा है नहीं आ पाऊंगा। रामलाल जी ने फोन एक तरफ रख दिया। यह सुनकर कल्याणी देवी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत याद आती है उसकी आजकल। पता नहीं क्यों लगता है अब सांसें बस गिनी चुनी रह गई हैं। ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। एक बार देखना है उसे, बस यही तमन्ना रह गई है। अरे, तुम्हारे दुश्मनों को भगवान अपने पास बुलाए। अब उसकी मजबूरी भी तो समझो। बार बार छुट्टी तो नहीं ले सकता है। बाहर की दुनिया में 10 तरह की परेशानियां होती हैं। अधिकारी है हमारा बेटा, एक जिले का कलेक्टर, उसे छुट्टी ऐसे बार बार नहीं मिल सकती। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए। रामलाल जी ने समझाने की कोशिश की। कल्याणी देवी जी ने उनकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे लिए। और फिर उन्होंने मुंह दूसरी ओर फेर कर आंखें मूंद लीं। इधर कांता जी ने यह सुना कि अमित नहीं आ रहा, तो वह रामलाल जी से बोली, मुझे पता था कि वह नहीं आएगा। आखिरकार बेटा किसका है? कांता जी की यह बात रामलाल जी के हृदय में तीर समान चुभ गई। रामलाल जी चुपचाप रसोई में गए। उन्होंने आज खुद के लिए खाना परोसा और बाहर आंगन की मेज पर बैठ गए। थाली से निवाला उठाया, मगर मुंह तक नहीं ले जा पाए। आंखों से आंसू बह निकले। निवाला वापस थाली में रखकर उठ गए। भूख तो बहुत लगी थी, मगर कांता जी की बातों ने भीतर तक झकझोर दिया था। उन्हें पहले से पता था कि अमित का यही जवाब होगा, लेकिन फिर भी फोन किया। आखिर खून था उनका, पर खून ने ही रिश्तों की कीमत नहीं समझी। वक्त के साथ बेटे को भी वैसा ही बना दिया जैसा खुद थे, पर अब पछतावा हो रहा था, विशेषकर कल्याणी देवी जी की हालत देखकर। आज सब आंखों के सामने घूम रहा था। रामलाल जी वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में खो जाते हैं। जब कांता जी ब्याह कर इस घर में आई थीं, सिर्फ 16 साल की थीं। हंसती खिलखिलाती, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां लादती गईं। बड़ी बहू थीं, काम से काम था, सम्मान से नहीं। शादी के बाद की पहली सुबह थी कि अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कामता देवी की आंखें खुल ही नहीं रही थीं। रात भर नींद नहीं आई थी, लेकिन ससुराल में पहला दिन था, लिहाजा पल्लू सर पर रखकर और नजरें झुकाकर दरवाजा खोला। सामने सोहन खड़ा था। भाभी, 5 बज गए हैं, उठ जाइए। मम्मी और दादी भी उठ गई हैं। देवर के इस तरह जगाने पर उसे अजीब सा लगा। वैसे भी उसे अभी कोई खास काम तो था नहीं।
रात में अलार्म लगाने की सोची थी, पर रामलाल जी ने मना कर दिया था। आप जल्दी से नहा के नीचे आ जाओ, मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ, सोहन बोला और अपने बड़े भाई रामलाल जी को सोते देखकर बोला, इनसे तो वजन कम होना नहीं, और एक कुटिल मुस्कान के साथ चला गया। समय देख कामता देवी जल्दी से साड़ी पहनकर पल्लू संभालते हुए नीचे आ गईं। आंगन में रखी खटिया पर गद्दा बिछा था, सास कल्याणी देवी ने वहीं बैठा दिया। झपकती आंखों से नींद को भगाने की कोशिश कर रही थी। बैठी बैठी उसे नींद आ रही थी। सोचा कि 2 घड़ी और सो लेती तो अच्छा था, दिन भर नींद तो नहीं आने वाली। रिश्तेदार आते जाते उसे देखते। ताई जी कह रही थी, नाक चौड़ी मोटी है, तो चाची बोल रही थी, दान दहेज भी कुछ खास नहीं लाई, पता नहीं क्या देखकर बहू बना लाए। इतने में रामलाल जी आ गए। रात की अधूरी नींद उनकी आंखों में झलक रही थी। भाभीियों की हंसी ठिठोली देख वे चुपचाप वापस चले गए। घर में दादा ससुर जी बीमार थे, इस वजह से हनीमून पर जाना टल गया। कामता देवी को बहुत इच्छा थी रामलाल जी के साथ कहीं घूमने की, पर बड़ी बहू को तिलांजलि देनी ही पड़ती है। कुछ ही दिनों में कामता देवी ने रसोई संभाल ली। सोहन हर बात में टोका टाकी करता, जैसे घर में ननद नहीं थी तो वही भूमिका निभा रहा था। खाने में नुक्स निकालता और अगर कामता देवी थोड़ा सा भी आराम करती तो जाकर कल्याणी देवी के कान भर देता। 6 महीने बाद दादा ससुर जी का देहांत हो गया। कामता देवी मन ही मन सोच रही थी, काश हनीमून पर तो चले जाते। रामलाल जी का जन्मदिन आ रहा था। कामता देवी ने सोहन से बाजार चलने को कहा ताकि वो उपहार ले सकें। बाजार पहुंचकर जब उन्होंने एक अच्छा सा कुर्ता पैजामा लिया तो सोहन बोल पड़ा, भाभी मम्मी पापा से पूछे बिना आप इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हैं? आपको हर काम पूछकर करना चाहिए। कामता देवी स्तब्ध रह गईं। वो जानता था कि वह क्या लेने आई हैं। घर पहुंचते ही तमाशा खड़ा हो गया। उसने आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई का काम संभाल लिया और रात को ही गिफ्ट रामलाल जी को दे दिया। सोहन 4 साल छोटा था पर चालाक था। कामता देवी की हर गतिविधि पर नजर रखता था। कामता देवी के ताऊ जी उसी शहर में रहते थे। एक दिन उन्होंने दंपत्ति को खाने पर बुलाया। वापसी में थोड़ा देर हो गई तो सोहन फिर बोल पड़ा, भाभी थोड़ा जल्दी आती तो मम्मी को खाना ना बनाना पड़ता। कामता देवी ने कपड़े तक नहीं बदले और सीधे रसोई में लग गईं। कल्याणी देवी भी नाराज लग रही थी। वो सोचती, मैके गई हुई बहू से ससुराल वाले इतने नाराज क्यों रहते हैं। रामलाल जी की दादी कभी कभी सोहन को डांट देती थी, कामता तेरी भाभी है, पर कल्याणी देवी चुप रहती क्योंकि सोहन उनका लाडला था। कामता अब गर्भवती हो गई थी। ऐसे में काम करने की इच्छा नहीं रहती, पर सोहन चाहता था कि वही काम करे। रामलाल जी उस समय घर परिवार में व्यस्त थे। उनका रिश्ता कामता जी से केवल कमरे तक सीमित था। सास ससुर और देवर देवरानी कुछ भी कहें, रामलाल जी चुप रहते। अगर कामता जी शिकायत करती तो जवाब मिलता, अरे ये औरतों की बातें हैं, मैं क्या करूं? फिर तुम बहू हो, तुम्हारा काम है सबको खुश रखना। मुझे बेवजह परेशान मत करो, मुझे भी पैसा कमाना होता है। कामता जी चुप हो जाती। जब पहली बार गर्भवती हुई तब भी काम का बोझ कम नहीं हुआ। कम उम्र, शरीर कमजोर और ऊपर से भारी काम। धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरने लगा। जब एक दिन उन्होंने रामलाल जी से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जी, चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही है, कम से कम आज डॉक्टर को दिखा दीजिए। इस पर रामलाल जी कामता जी को सुनाते हुए बोले, अरे माँ कहती हैं ये सब तो प्रेगनेंसी की आम बात है, चिंता मत करो, माँ संभाल लेंगी। डॉक्टर को दिखाने से पैसा ही तो लूटेगा।
पर हालत ठीक नहीं लग रही, आप एक बार साथ चलिए। मुझे और कोई काम नहीं क्या कि अस्पताल लेकर घूमूं। इतना कहकर रामलाल जी निकल गए काम पर। कामता जी ने सास से कहा, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तबीयत बहुत बिगड़ गई तब देवर और सास उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा पेट में ही मर चुका था। बच्चा खो गया। मायके वालों को जब पता चला तो खूब हंगामा हुआ। कामता जी 1 साल के लिए मायके आ गईं। औरत के मायके लौटने को तब शर्म की बात मानी जाती थी। रिश्तेदार बातें बनाने लगे, मगर उनके पिता ने दृढ़ता से साथ दिया। इधर ससुराल वाले भी जिद पर अड़े थे, जैसे गई है वैसे ही आएगी, हमारी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब देवर की शादी तय नहीं हो पा रही थी और लोगों को यह बात पता चल गई कि बड़ी बहू को कैसे रखा गया, तब मजबूरी में पंचों के सामने झुककर कामता जी को फिर से घर लाया गया। उसी समय देवर की सगाई हुई और उधर कामता जी के पिता का देहांत हो गया। ससुराल वालों ने उन्हें शोक में अकेले छोड़ दिया। केवल देवर ने छोड़ा वापस। ससुराल से कोई मायके नहीं गया। ससुराल लौटने पर फिर वही व्यवहार शुरू हो गया, जैसे कामता जी ने कोई अपराध किया हो। रामलाल जी अपने माता पिता के कहने पर कई बार हाथ भी उठाते थे। कामता देवी जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब उनका बेटा सुनील पैदा हुआ। वह उसे लेकर व्यस्त हो गई, पर सोहन में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन जब सुनील रोने लगा और कामता जी दूध पिलाने बाहर आई, सोहन ने बच्चा गोद में उठा लिया और बोला, भाभी जब बच्चा रो रहा है का बहाना नहीं चलेगा। मम्मी को खाना नहीं बनाना चाहिए, आप बनाइए। कामता जी कुछ नहीं बोल पाई। रसोई का काम निपटाकर रोते हुए सुनील को सीने से लगाया। अब सोहन के लिए लड़की देखी जाने लगी। शीला ब्याह कर घर आ गई, सुंदर, स्मार्ट और सोहन की पसंद की। सुनील किसी की गोदी में नहीं गया। कामता जी ने शादी के काम भी निपटाए और बेटे को भी संभाला। शादी के दूसरे दिन 7 बज गए पर शीला बाहर नहीं आई। कामता जी ने दरवाजा खटखटाया तो सोहन गुस्से से बोला, भाभी ये क्या तरीका है? शीला थकी है, सो रही है, उसे सोने दीजिए। सास भी बोली, नई बहू है, सोने दे। कामता जी चुप हो गई। सोचा, बड़ी बहू तो 5 बजे उठती है, पर छोटी बहू को कोई कुछ नहीं कहता। दहेज बहुत आया था, रिश्तेदार तारीफें कर रहे थे। कुछ ही दिनों में दादी सास की हालत बिगड़ गई, पर सोहन शीला हनीमून पर निकल गए। कल्याणी देवी जी को बोला, सारी बुकिंग हो चुकी है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ होगा तो आप सब तो हो ही। 4 दिन बाद दादी का देहांत हो गया। वो हनीमून मनाकर लौटे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सोहन ने शीला की जीन्स में फोटो दिखाई। कल्याणी देवी मुस्कुराई, कोई हंगामा नहीं हुआ। शीला रसोई से दूर रहती, घूमने के बहाने निकल जाती। एक दिन कामता जी ने सास से कहा तो सास बोली, तू तो सब संभाल लेती है, शीला को जिंदगी जीने दे। एक दिन शीला ने एक महंगी ड्रेस दिखाई, कल इनका बर्थडे है, उन्हें उपहार में दूंगी। कामता जी बोली, मम्मी जी से पूछा आपने? कल्याणी देवी तुरंत आ गईं। शीला समझदार है, उसे पूछने की क्या जरूरत। कामता जी के पैरों से जमीन खिसक गई। वो रोज सास, देवर और देवरानी का पक्षपात देख रही थीं। अब उनकी चुप्पी उनकी आत्मा पर बोझ बन चुकी थी। सब जाते, घूमते फिरते, मगर उन्हें घर में छोड़ जाते। जब कामता देवी के दूसरे बेटे अजीत का जन्म हुआ, तब भी वही उपेक्षा, वही तकलीफ। कामता जी को उम्मीद थी कि अजीत से उन्हें कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे अजीत भी वैसा ही बन गया जैसे उसके पिता और दादा दादी थे। कई बार जब कामता जी कुछ कहती तो अजीत भी उन्हें टोक देता। रामलाल जी और उनके परिवार को यह देखकर तसल्ली होती,
समय बीतता गया। कामता जी के ससुर चल बसे। कामता जी का देवर सोहन अब उनके साथ नहीं रहना चाहता था और वह अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में बस गया। कामता जी की तबीयत गिरती गई और वो दिन पर दिन कमजोर होती गई। रामलाल जी का व्यवहार थोड़ा बदला। शायद अकेलापन और उम्र की मार ने असर किया। एक दिन कामता जी अचानक गिर गईं। तब अस्पताल ले जाया गया। कामता जी अब शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थीं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोल दिया। कामता जी तो अब शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थीं, लेकिन अब घर में यह समस्या आ गई थी कि घर के काम कौन करे, क्योंकि उनसे अब घर के काम भी भली भांति नहीं हो पा रहे थे। इसलिए रामलाल जी ने अपने बड़े बेटे सुनील की शादी अंजलि से कर दी। अंजलि एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उसने घर में प्रवेश करते ही कामता जी की सारी जिम्मेदारियां भली भांति निभानी शुरू कर दी। अभी रामलाल जी यह सब अतीत की बातें सोच ही रहे थे कि अचानक कामता जी ने उन्हें झकझोर दिया और बोली, अगर आप पहले ही इन सब बातों पर ध्यान दे देते तो आज आपकी आंखों में आंसू ना होते। मैंने तो चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन आपकी माँ तो मेरे दोनों बच्चों में भी भेदभाव करने से ना रुके। आप लोगों के कर्मों का ही नतीजा आज आपके सामने है। इतना कहकर कामता जी अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली जाती हैं। कामता जी को कमरे से निकलते हुए रामलाल जी एकटक उनको देखते रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हाँ कामता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और एक बार फिर से रामलाल जी अपने अतीत में खो जा। अरे अंजलि बहू, क्या कर रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं किया? यहाँ सबको भूख लग रही है और तुम हो कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। सुन रही है कि कहीं मर गई। दादी सास कल्याणी देवी जी बाहर से आवाज लगाते हुए बोली, लेकिन अंजलि ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। यह देखकर कल्याणी देवी जी तमतमाती हुई सोफे पर से उठी और सीधा उसके कमरे की तरफ पैर पटकती हुई आई। जाकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा तो अंजलि तो कमरे में भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। शाम के खाने का समय हो चुका है और यह है कि रसोई में ही नहीं है। जैसे घर में कोई नौकर चाकर लगे हों खाना बनाने के लिए। बड़बड़ाती हुई वो पूरे घर में घूम गईं, लेकिन अंजलि उन्हें कहीं भी नहीं मिली। यह देखकर उन्हें अंजलि की कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो उस पर गुस्सा आ रहा था। अरे भला ये भी कोई बात होती है? कहीं बाहर गई है तो बोल कर जाती और जाने से पहले खाना तैयार करके जाती। कम से कम हम तो अपना पेट भर लेते। अभी थोड़ी देर में छोटी बहू भी अपने मैके से आ जाएगी। आज उन्हें सरप्राइज देने वहां गई थी, खुद ही सरप्राइज हो गई। घर पर तो ताला लगा हुआ था। बेचारी वो भी थकी हारी आएगी। कम से कम खाना सबको समय पर मिलना चाहिए। पर ये बात बड़ी बहू को समझ में आए तब ना। मुफ्त का खाना खाने को जो मिल रहा है। बड़बड़ाती हुई वो वापस आई और आकर सोफे पर धम से बैठ गई। सोफे पर बैठी बैठी ही अपनी बड़ी बहू अंजलि पर गुस्सा हो रही थी। तभी वह अपनी बहू कामता देवी से भी पूछती है, क्या तुझे नहीं पता तेरी बड़ी बहू अंजलि कहाँ गई है? तुझसे तो अब ज्यादा काम होता नहीं है। कम से कम अपनी बड़ी बहू को तो अपनी मुट्ठी में करके रख। अपनी सासू माँ की बात सुनकर कामता जी कुछ नहीं बोली और मन ही मन सोचने लगी, जो आज से पहले इन्होंने मेरे साथ और मेरी देवरानी के साथ भेदभाव किया, वही भेदभाव आज ये मेरे दोनों बच्चों के बीच भी कर रही है। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि छोटी बहू के मैके जाने से पहले ही इतना हंगामा हुआ था। लेकिन उनके लिए यह हंगामा तो बहुत नॉर्मल सी बात थी।
ये सब नॉर्मल नहीं था तो सिर्फ अंजलि और उसके पति सुनील के लिए। कल्याणी देवी जी इस संयुक्त परिवार की मुखिया थी। घर में बड़े पोते बहू सुनील और अंजलि, उनका एक बेटा 5 वर्षीय चिन्मय और छोटे बेटे बहू अमित और आकांक्षा भी रहते थे। अमित और आकांक्षा की शादी को ज्यादा से ज्यादा 7 महीने ही हुए थे। सुनील जहाँ एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, वही अमित इंजीनियर था। दोनों के ओहदे में फर्क था तो जाहिर सी बात है दोनों की कमाई में भी फर्क था, और ये कमाई का फर्क घर में भी सिर चढ़कर बोलता था। अमित की हर बात कल्याणी देवी जी जहां आंखें बंद करके मानती थी और सारा प्यार वह अमित पर ही लुटाती थी। यह सब देखकर कांता जी को अपनी सासू माँ कल्याणी देवी पर गुस्सा भी आता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दो बार उन्होंने अपने पति रामलाल जी से कहा भी कि वह माँ जी को समझाएं कि दोनों बेटों में फर्क ना करें, आखिर दोनों ही इस घर के चिराग हैं। तब रामलाल जी कांता जी को ही चुप करवा देते थे और बोलते थे कि माँ बड़ी हैं और इस घर की मुखिया है, वह इतनी तो समझदार है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी बुद्धि कम चलाया करो और चुपचाप घर गृहस्थी पर ध्यान दो। कल्याणी देवी जी द्वारा वही अपने बड़े पोते यानी सुनील को किसी चीज की इजाजत भी आसानी से मिल जाए, यह बड़ा मुश्किल होता था। सुनील की शादी के बाद कम कमाई का ताना तो अक्सर ही सुनने को मिलता था, ना सिर्फ सुनील को बल्कि उसकी पत्नी अंजलि को भी, पर दोनों चुपचाप सुनकर रह जाते थे। पर ताने तब इतने ज्यादा नहीं थे क्योंकि तब तक कल्याणी देवी जी के पति दामोदर जी जिंदा थे और उनका काम अच्छा चलता था, इसलिए खर्चे ढक जाते थे। दामोदर जी का जमीन खरीदने बेचने का काम था। दामोदर जी बोलने में वैसे ही कमाल के थे, जो उनके पास आता था वो सौदा करवा कर ही भेजते थे। रामलाल जी भी अपने पिता की तरह कार में कुशल थे। ऐसा नहीं है कि दामोदर जी ने बड़े पोते सुनील को अपना काम सिखाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की थी, पर सुनील वाक्पटुता के मामले में थोड़ा कमजोर था। वो लोगों को समझा ही नहीं पाता था, इस कारण उसने एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी ही कर ली। पर दामोदर जी को इसमें भी तसल्ली थी कि कम से कम उनका पोता अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है, कम से कम इतना कमा लेता है कि अपना और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट तो भर ही लेगा। फिर ऊपर से वो बहू भी ऐसी लेकर आए जिसके हाथ में हुनर था, जो पार्लर का सारा काम जानती थी। पर ये अलग बात थी कि कल्याणी देवी जी ने उसे ये काम कभी करने ही नहीं दिया। इधर अमित पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था तो उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था तब एक हादसे में दामोदर जी की मृत्यु हो गई और वहीं से सब कुछ बदल गया। दामोदर जी की जो सेविंग थी और जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे, वो सब तो कल्याणी देवी जी ने अपने पास रख लिए, यह कहकर कि अमित की शादी में काम में आएंगे। घर का खर्चा तो अब रामलाल जी और सुनील को ही करना पड़ेगा। खैर कामता जी के बड़े बेटे सुनील ने भी इससे इनकार भी नहीं किया, लेकिन जितनी उसकी क्षमता थी उतना ही तो खर्च करता। पर कल्याणी देवी जी उसे सुनाने से बाज नहीं आती। खैर इधर अमित की कंपनी में नौकरी लगी और उधर उसके लिए एक अमीर घर की बेटी आकांक्षा का रिश्ता आ गया। कल्याणी देवी जी ने तगड़े दहेज के लालच में झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आकांक्षा अमित से शादी होकर इस घर में आ गई। शादी के दूसरे दिन जब आकांक्षा का सारा सामान ढंग से रखा जा रहा था तो उस समय नन्हा चिन्मय भी उत्सुकता के कारण बीच बीच में आ रहा था। इधर अंजलि घर में रुके रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी कि तभी कल्याणी देवी जी डांटते हुए बोली,
बड़ी बहू, अपने इस शैतान बेटे को संभालो। देखो बार बार बीच में आ रहा है, अभी बेवजह किसी कीमती चीज का नुकसान कर देगा। फिर तुम्हारे और तुम्हारे पति की बस की तो बात भी नहीं है कि उसकी जगह कोई नई चीज दिलवा भी दे। यह सुनकर सभी रिश्तेदार कल्याणी देवी जी की तरफ देखने लगे। वहीं कामता जी और अंजलि छेप गईं। अंजलि से कुछ कहते नहीं बना। उसने चिन्मय को गोद में उठाया और चुपचाप कमरे में लेकर चली गई। इधर सुनील ने भी सुना तो उसको भी इस बात का काफी बुरा लगा, लेकिन जब दादी ही ऐसा कहे तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए सुनील चुप रहा। पर धीरे धीरे आकांक्षा को समझ में आने लगा कि इस घर में अंजलि और सुनील की नहीं चलती। अमित की कमाई अच्छी है, इसलिए अमित के खिलाफ कल्याणी देवी जी कुछ नहीं कहती। तो जाहिर सी बात है कि अब आकांक्षा का सिक्का इस घर में बोलेगा। बस यह बात आकांक्षा के दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसलिए उसने घर के कामों में भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उसे सिर्फ कल्याणी देवी जी से और अमित से प्यार से बात करनी होती थी। वह अपनी सास कांता देवी और रामलाल जी को तो कुछ समझती ही नहीं थी। रामलाल जी भी घर में कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे और कांता जी को भी चुप कराते ही रहते थे। बाकी को तो वो कुछ सुना देती थी। 5 साल के छोटे से चिन्मय को तो वो अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। घूमना फिरना किटी पार्टी करना आकांक्षा को तो बस इसी में मजा आता था। बल्कि सच तो यह था कि जितने पैसे सुनील घर के खर्चे के लिए देता था उतने ही अमित देता था। हाँ, बस कमाई अमित की ज्यादा थी, इसलिए उसका सिक्का कल्याणी देवी जी के सिर पर चढ़कर बोलता था। एक दो बार अंजलि ने उसे घर के काम के लिए कहा भी तो कल्याणी देवी जी ने हंगामा कर दिया। अब कम से कम कमाई इतनी नहीं है तो घर के कामों में तो मदद कर ही सकते हो। खर्चे तो तुमसे बराबर होते नहीं और घर के कामों में भी तुम्हें रोना आता है। अब आज की ही बात लो, आकांक्षा को अमित के साथ अपने मैके जाना था तो तैयार होने के लिए उसने अपना सूट निकालकर पलंग पर रखा था और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई थी। घर के सारे सदस्य बाहर बैठे हुए थे। अंजलि रसोई में काम कर रही थी। तभी चिन्मय खेलते खेलते उसके कमरे में आ गया। जब कमरे में आया तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। उस बोतल का डिजाइन इतना सुंदर था कि वो उसे देखने उसके पास चला गया और बोतल उठाकर उसे देखने लगा। अभी उसे उलट पुलट कर देख ही रहा था कि उसके हाथ से वो बोतल छूटकर गिर गई और गिरते ही टूट गई। आवाज सुनकर आकांक्षा दौड़ती हुई बाहर आई। बोतल टूटी हुई देखकर और चिन्मय को उसके पास खड़े देखकर आकांक्षा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने चिन्मय को थप्पड़ दे मारा। जोर का थप्पड़ गाल पर पड़ते ही चिन्मय रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग कमरे में आ गए। यह देखकर आकांक्षा ने गुस्से में कहा, भाभी संभालती क्यों नहीं हैं आप अपने इस नालायक बेटे को? देखिए कितना नुकसान कर दिया इसने। कहती हुई आकांक्षा चिन्मय को दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अंजलि ने उसके हाथ रोक दिए और चिन्मय को अपनी गोद में लेकर बोली, आकांक्षा वो बच्चा है, गलती हो गई उससे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बार बार मारो। गलती हो गई। आपको पता भी है ये परफ्यूम कितना महंगा आता है। आकांक्षा गुस्से में बोली, देखो आकांक्षा, चिन्मय बच्चा है, उससे गलती हो गई, पर तुम तो अपने आप को शांत रखो। सुनील बीच में बोला, भैया क्या शांत रखें, वो गलत नहीं कह रही है। ये परफ्यूम की बोतल इतनी सस्ती नहीं आती है, काफी महंगा परफ्यूम है। आपको क्या पता, आपने कभी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी किया है इसे? अचानक अमित बीच में बोला,
यह देखकर सुनील हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। अरे इन्हें क्या पता, सब कुछ मुफ्त का तो मिल रहा है। तुम कमाते जाओ, ये लुटाते जाएंगे। इनकी औकात इतनी है बस। आकांक्षा बीच में बोली, बस करो आकांक्षा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने जेठ से बात कर रही हो? औहदे और उम्र दोनों में ही तुमसे बड़े हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। अब की बार कांता देवी ने अपने छोटी बहू से कहा, माफ करना माँ, माना कि औहदे और उम्र में छोटी जरूर हूँ, पर कमाई के मामले में मेरा पति आप लोगों से बड़ा है, इसलिए इनसे कहिए जरा आवाज नीचे करके ही बात करना मुझसे। पैसे भी घर में जिसका पति अच्छा कमाता है उसी की तूती बोलती है, आकांक्षा ने कहा। यह सुनकर अंजलि और अमित ने अपनी दादी कल्याणी देवी जी की तरफ देखा तो कल्याणी देवी जी बोली, अब क्या बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो तुम लोग? जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं दादी, आज मुझे जानना है कि मेरा इस घर में क्या स्थान है। क्या तुम्हारी छोटी बहू को हक है कि वो मुझसे और मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर सकती है? सुनील ने कहा। कल्याणी देवी जी ने सुनील की तरफ देखा और बोली, बेटा सम्मान कमाया जाता है, औहदे और उम्र से सम्मान नहीं मिलता। इसमें कमाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। पति की कमाई का स्टेटस ही बता देता है कि पत्नी की क्या इज्जत है। बाकी तुम दोनों खुद समझदार हो, कहकर कल्याणी देवी जी बाहर आ गईं। इधर अमित और आकांक्षा भी तैयार होकर आकांक्षा के मैके रवाना हो गए, पर सुनील और अंजलि को यह बात बहुत बुरी तरह से चुभी थी। खैर थोड़ी देर बाद अमित और आकांक्षा भी घर आ गए और आते ही बोले, दादी बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना लगवा दो। अरे वो महारानी घर पर हो तो खाना बने ना, अभी तक तो खाना ही नहीं बना, पता नहीं कहाँ गई है बिना बोले, कल्याणी देवी जी ने जवाब दिया। हे भगवान, बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझसे तो भूखे नहीं रहा जा रहा, कहकर आकांक्षा भी वहीं सोफे पर पसर गई। अभी अमित मोबाइल निकालकर ऑर्डर करने ही जा रहा था कि इतने में अंजलि चिन्मय को लेकर आ गई। उसे देखते ही कल्याणी देवी जी बोली, कहाँ थी अब तक? यहाँ सबको भूख लग रही है और महारानी बाहर घूम रही है, पता नहीं है क्या ये सबके खाने का वक्त है। अब फटाफट रसोई में जा और सबके लिए खाना बना। दादी जी, आपकी एक बहू और भी है, उससे कहिए वो बना लेगी, कहकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। तब तक सुनील भी घर में आ गया था। उसे देखते ही कल्याणी देवी जी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, ये आज तेरी पत्नी के इतने पर कैसे निकल आए जो खाना बनाने से इनकार कर रही है? घर में नौकर चाकर लगा लिए क्या तुम लोगों ने? नहीं दादी, हमने नौकर चाकर नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है। वैसे भी हम अपने खर्चों का बोझ आप लोगों पर नहीं डालेंगे। आपने इतने दिन मुझे और मेरे परिवार को पाल लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे ज्यादा मैं आपका ऐसा नहीं झेल पाऊंगा, कहकर सुनील भी अपने कमरे में चला गया। कामता देवी अपने बड़े बेटे बहू को बहुत रोकती रही, लेकिन वह अपनी माँ से हाथ जोड़कर विदा लेकर चले गए। कांता देवी रोती रहीं और बेचारी सी रामलाल जी को देखती रहीं कि शायद वे ही अपने बड़े बेटे को जाने से रोक लें। सुनील और अंजलि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, पर कल्याणी देवी जी, रामलाल जी या अमित में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पार्लर का काम छोड़े हुए काफी वक्त हो चुका था। इसलिए अंजलि ने पहले पार्लर ज्वाइन किया। 1 साल वहां काम करने के बाद फिर अपना खुद का पार्लर खोल लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते भी थे और अपनी सेविंग भी करने लगे थे।
धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ काफी तरक्की। इस सब के बावजूद भी, यानी सुनील और अंजलि के घर से चले जाने के बाद भी, कांता जी ने अपने आप को संभाल रखा था। वह फिर भी अपने आप को खुश करने की कोशिश करती थी। कहीं ना कहीं वह अपने बेटे अमित को अपना सब कुछ मानने लगी थी। कहीं ना कहीं वह एक माँ तो थी ना, और बेटा चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, माँ अपने बेटे की सारी गलतियों को माफ कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद अमित का सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया, क्योंकि अमित लगातार 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था और वह पढ़ने में काफी होशियार था। इसलिए उसका सिलेक्शन एक अच्छी पोस्ट पर हो गया। जब अमित का सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया तो आकांक्षा के पैर तो अब जमीन पर ना पड़ते, उसमें और भी ज्यादा घमंड आ गया और वह अब बिल्कुल भी अपने सास ससुर और दादी सास को अपने साथ रखने के लिए तैयार ना थी। पुराने हवेली नुमा घर में सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से छनकर कल्याणी देवी जी के थके चेहरे पर पड़ रही थी। उम्र के 80 के पड़ाव पर पहुंच चुकी थी वो, लेकिन आंखों में अब भी अपने पोते अमित को देखकर वही चमक थी जो एक दादी को उसके सफल पोते पर गर्व करते हुए होती थी। पास ही खाट पर लेटे रामलाल जी अपनी चुप्पी में जाने कितनी बातें समेटे हुए थे। उन्होंने जीवन की हर कठिनाइयों को झेलकर अपने बेटों के सपनों को सींचा था। रामलाल जी ने कठोर मेहनत कर डाली थी ताकि अमित को शहर में पढ़ा सकें। माँ ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए, खुद महंगे कपड़े नहीं पहने, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी ना आने दी। और फिर एक दिन वो दिन आया जब इंजीनियर बना, फिर उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। गांव में जैसे त्योहार मनाया गया, ढोल बजे, मिठाइयाँ बांटी गईं और गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। उस दिन कल्याणी देवी जी ने कहा था, अब रामलाल हमारा सपना पूरा हो गया। अब बस यही उम्मीद है कि बेटा हमें अपने साथ रखेगा, अपने कंधों पर हाथ रखकर शहर ले जाएगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन वक्त की चाल किसी को समझ नहीं आती। जो आंखें खुशी के आंसुओं में डूबी थीं, वो आंसू कब दुख में बदल गए पता ही नहीं चला। कुछ महीनों बाद गांव में एक काली कार आकर रुकी। अमित और उसकी पत्नी आकांक्षा उतरे। अब तो आकांक्षा और भी ज्यादा तेज तर्रार हाई क्लास अफसर बहू बन गई थी। लंबी गोरी, महंगे कपड़े और चश्मे में लिपटी आकांक्षा के चेहरे पर गांव को देखकर साफ झुंझलाहट थी। ये जगह तो बिल्कुल पिछड़ी हुई है, उसने कार से उतरते ही कहा। कल्याणी देवी जी और रामलाल जी ने जैसे ही उन्हें गले लगाना चाहा, आकांक्षा पीछे हट गई। प्लीज, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। गांव वालों के सामने ये एक ठेस थी। कामता जी तो आकांक्षा के व्यवहार से पहले ही परिचित थीं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे अमित और अपनी बहू आकांक्षा से मिलने में कोई उत्साह न दिखाया। अमित और आकांक्षा ने अपने माता पिता और दादी को अनदेखा किया। वे लोग तो बेटे को अपने घर लिवा जाने की तैयारी में थे। खाना बनवाया, मिठाई बनवाई, पर बहू ने बहाना बना दिया, हम अभी नहीं रुक सकते, मीटिंग है। कल्याणी देवी जी और रामलाल जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो बेटा और बहू हमें अपने साथ शहर लेकर जाएंगे। लेकिन 3 दिन बाद अमित ने फोन किया, माँ पापा शहर मत आओ, अभी घर छोटा है, जगह नहीं है, और आकांक्षा भी इन दिनों बहुत व्यस्त है, बाद में बुला लूंगा। कल्याणी देवी जी का चेहरा यह सुनकर मुरझा गया। रामलाल जी ने बस इतना कहा, हमारे लिए जगह नहीं है। जिस घर के लिए जिंदगी भर खून पसीना बहाया। एक दिन गांव के पोस्ट ऑफिस से एक लिफाफा आया। उसमें कुल दस्तावेज थे। अमित की साइन की हुई एक चिट्ठी, जिसमें लिखा था कि वह अपने माता पिता को हर महीने एक छोटी रकम भेजेगा, लेकिन वे उसके घर में नहीं रह सकते, कारण वे हमारी आधुनिक जीवन शैली में फिट नहीं होते।
कल्याणी देवी जी और रामलाल जी का दिल टूट चुका था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। गांव वालों की निगाहें अब दया से देखने लगी थीं। जिन माँ बाप ने बेटा और बहू को अफसर बनाया, आज वही बेटा और बहू उन्हें घर से दूर कर रहा है। क्रोध तब आया जब पता चला कि अमित ने शहर में नया बंगला खरीदा है, 5 बेडरूम वाला, और वहां नौकर चाकर रहते हैं, लेकिन माता पिता के लिए जगह नहीं। रामलाल जी ने कहा, अगर यही अफसर बनने का नतीजा है तो काश अपने बेटे को अनपढ़ ही रहने देता, इतना बेगैरत बेटा ना पैदा करता। कुछ दिन बाद गांव में एक आदमी आया, एक पुराना परिचित जो शहर में अमित के पड़ोस में रहता था। उसने एक राज बताया जिसने जमीन खिसका दी। आकांक्षा ने अमित के ऑफिस में ये अफवाह फैला रखी थी कि उसके सास ससुर नहीं है, दोनों की मौत हो चुकी है। उसने अमित को ये कहकर मजबूर किया था कि अगर तुम्हें समाज में मेरी बराबरी चाहिए तो तुम्हें अपने गांव के रिश्ते खत्म करने होंगे। कल्याणी देवी जी की पुरानी डायरी के पन्नों में लिखा था, हमने जो भी किया बेटे और पोते के लिए किया, पर अब मेरा प्यारा पोता ही हमारे लिए पराया बन गया। कल्याणी देवी जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा दिल की बीमारी है, लेकिन इलाज तभी असर करेगा जब ये तनाव खत्म होगा। अपनी पुरानी यादों को याद करते करते रामलाल जी की आंखों में फिर से आंसुओं की धारा बह निकली, और वह जैसे ही अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चलने को हुए तो उनको भी चक्कर आ गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। रामलाल जी के गिरने की आवाज सुनकर कामता जी भागी हुई कमरे में आई तो उन्होंने देखा रामलाल जी जमीन पर पड़े हुए हैं। उन्होंने जल्दी से पानी लाकर उनके चेहरे पर पानी की छींटें डाली। रामलाल जी धीरे से होश में आए और सामने जैसे ही कामता जी को देखा तो हाथ जोड़कर कामता जी से माफी मांगते हुए बोले, कामता मुझे माफ कर दो, मैंने जिंदगी भर तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, हमेशा तुम्हें दबाकर रखा। मेरे कर्मों का ही फल है कि जिस बेटे को मैंने सब कुछ दिया और अपना अभिमान माना, आज वही बेटा मेरी मरती हुई माँ को और हम लोगों को 2 मिनट के लिए देखने तक नहीं आ सकता। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। कामता मुझे माफ कर दो। और ऐसा बोलते हुए रामलाल जी फपक कर रोने लगे। उनको रोता हुआ देखकर कामता जी ने रामलाल जी के हाथ पकड़े और बोली, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब आप रोइए मत, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। उसी रात कामता जी ने अपने पुराने संदूक से एक तस्वीर निकाली जिसमें अमित छोटा बच्चा था और उनके गले में लिपटा था। उन्होंने धीरे से कहा, यही वो बेटा है जिसे हमने सीने से लगाया था, वो कहीं खो गया है और मैं उसे फिर से पाना चाहती हूँ। सुबह हुई और सुबह की हल्की धूप में कामता जी की आंखें एकटक उस टूटी संदूक की ओर देख रही थीं, जहां से वो कीमती तस्वीर गायब हो चुकी थी। उन्हें उस संदूक में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखे शब्द, अगर सच्चाई जाननी है तो शहर आना होगा अकेले, उनके दिल में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा कर रहा था। कामता देवी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह चिट्ठी कौन लिख सकता है। उनके दिल में एक अजीब सा डर भी हो गया था कि यह कहीं कोई साजिश तो नहीं। वह इस बात को रामलाल जी को भी बताना चाहती थीं, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि रामलाल जी की भी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के डॉक्टरों ने साफ कहा, इन्हें अब ना सिर्फ दवाइयों की जरूरत है बल्कि सुकून की भी। जितना जल्दी हो चिंता खत्म कीजिए। कामता देवी जी ने अपने कांपते हाथों से रामलाल जी का माथा सहलाया और कहा, मैं जाऊंगी रामलाल जी, बेटे को आखिरी बार देखूंगी, ये जानूंगी कि आखिर
क्या हुआ वो इतना बदल गया? कामता जी ने अपने आप को तैयार किया और वह उस सच्चाई को जानने के लिए शहर जाने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन वह यह भी अच्छी तरीके से जानती थीं कि घर से शहर तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उनकी आंखें उन दिनों को याद कर रही थीं जब वो हाथ पकड़कर अमित और सुनील को स्कूल छोड़ने जाती थीं। अब वही माँ अकेली, थकी और टूटी हुई अपने ही बेटे के शहर में जा रही थी, यह सोचकर कि शायद सच्चाई जानने के बाद कुछ बदल जाए। शहर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने उस पते पर पहुंचना चाहा जो चिट्ठी में लिखा था। एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे माले पर बंद दरवाजा था, लेकिन जब उन्होंने आवाज दी तो एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। आप कौन? मैं कांता देवी, अमित की माँ। बुजुर्ग महिला हक्की बक्की रह गई। आप तो मर चुकी थी। आकांक्षा ने सबको बताया था कि आपके देहांत को 2 साल हो चुके हैं। यह सुनते ही कामता देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपना आधार कार्ड दिखाया। मैं जिंदा हूँ और ये झूठ किसने फैलाया और क्यों? बुजुर्ग महिला ने अंदर बुलाया और एक फाइल निकाली जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स थे। आकांक्षा ने प्रेजेंटेशन, बायोडाटा और ऑफिस रिकॉर्ड जिसमें सास ससुर की जगह स्वर्गीय लिखा था। साथ ही उन्होंने एक बात का खुलासा कामता जी के सामने किया। कामता जी, मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। कृपया करके आप अपने आप को मजबूत रखिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी बहू आकांक्षा न केवल आप लोगों को धोखा दे रही है, बल्कि आपके बेटे को भी धोखा दे रही है। और उन्होंने एक फोटो कामता जी को दिखाई। उस फोटो को देखकर कामता जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उस फोटो में आकांक्षा एक पार्टी में एक अनजान व्यक्ति के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकी में खड़ी थी। ये फोटो उस वक्त की थी जब वह कहती थी कि अमित के साथ मीटिंग में है। कामता देवी का दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने तय किया कि अब वह सीधे बेटे से मिलेंगी। वे अमित के ऑफिस में गईं। रिसेप्शनिस्ट ने पहले उन्हें पहचानने से मना कर दिया। कामता जी ने बार बार रिसेप्शनिस्ट से कहा, नहीं, मैं अमित की माँ हूँ और मुझे अपने बेटे से मिलना है। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। आप मेरे बेटे अमित को बुलाओ। फिर भी रिसेप्शनिस्ट कामता जी को बार बार मना कर रही थी, लेकिन कामता जी के जिद करने पर वह फोन लगाकर अमित को पूरी बात बताती है कि सर, नीचे एक वृद्ध औरत आई हुई है। वह अपने आप को आपकी माँ बता रही है। रिसेप्शनिस्ट जब अमित से बात कर रही थी तो अमित के पास उसकी पत्नी आकांक्षा भी आई हुई थी। फोन स्पीकर पर था तो आकांक्षा ने रिसेप्शनिस्ट की पूरी बात सुन ली। अमित ने जैसे ही सुना कि उसकी माँ आई है तो वह आकांक्षा की तरफ देखने लगा। आकांक्षा तो यह सब सुनकर गुस्से से लाल थी। वह तो पहले से ही बोल रही थी कि हमें तुम्हारे माता पिता से कोई मतलब नहीं रखना है, और उसने अमित से कहा कि तुम्हें अभी के अभी उस औरत को अपने ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालना है। अमित बोला, मैं यह नहीं कर सकता। तो आकांक्षा बोली, तुम नहीं कर सकते हो तो मैं ही देखती हूँ तुम्हारी माँ को, और गुस्से में पैर पटकते हुए नीचे आती है। दफ्तर में काम करते हुए सभी लोग कामता जी को अजीब नजरों से देख रहे थे। आकांक्षा की नजर जैसे ही कामता जी पर पड़ी तो वह उन पर चिल्लाते हुए बोली, कौन है आप और यहाँ क्या तमाशा कर रही हैं? वे बोली, मैं अमित की माँ और तुम्हारी सासू माँ हूँ। लेकिन आकांक्षा ने पहचानने से मना कर दिया। जब कामता देवी नहीं मानी तो आकांक्षा ने चौकीदार से कहा कि निकालो इस झूठी औरत को। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं और अपने आप को हमारे माँ बाप बताने लगते हैं। इस औरत को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी अमित खुद नीचे आया। माँ, आप यहाँ?
अमित हड़बड़ा गया। हाँ बेटा, तुम्हारी बहू ने तो मुझे मरा हुआ बताया है। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन नजरें मजबूत थी। आकांक्षा ने एक जोर का ठहाका, आपको तो कब का हमने छोड़ दिया था, अभी क्यों आई हैं? लोग देखने लगे। ऑफिस की भीड़ के बीच ये नजारा किसी तमाशे से कम नहीं था। कामता देवी ने कहा, आज मैं अकेली आई हूँ लेकिन सच्चाई साथ लेकर आई हूँ। तुमने झूठ फैलाया, हमें छोड़ा और अब दूसरों के साथ संबंध बना रही हो। मेरे बेटे को तुमने हमसे दूर किया, कम से कम उससे तो वफादारी दिखाते। भीड़ सन्न रह गई। अमित कुछ बोलता इससे पहले ही आकांक्षा ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। ये औरत ऑफिस में घुस आई है, धमकी दे रही है। जैसे ही पुलिस आई भीड़ और बढ़ गई। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुको, इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमित की भाभी अंजलि की थी, जो शहर में अपना एक बहुत बड़ा बुटीक चला रही थी और माँ से छिपकर उनसे चुपचाप मिलती रहती थी। अंजलि ने पुलिस के सामने चिट्ठी दिखाई। ये देखिए, ये चिट्ठी मैंने भेजी थी माँ को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ ये सब झूठ अपने गांव में बैठे बैठे सहती रहें। पुलिस ने सच्चाई जानने के बाद मामला शांत किया और दोनों पक्षों को समझने की सलाह दी। वहीं आकांक्षा के खिलाफ ऑफिस में जांच शुरू हो गई। उसके द्वारा किए गए फर्जीवाड़े, झूठ और निजी संबंध उजागर होने लगे। कामता देवी जी को अंजलि अपने बुटीक में ले गई। वहां उन्होंने रामलाल जी से फोन पर बात की, सब बताया, लेकिन कुछ सवाल अभी भी रह गए थे। क्या अमित अब भी अपनी माँ की सच्चाई का साथ देगा? क्या आकांक्षा को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? क्या अमित फिर से लौटकर अपने पिता और दादी को देखने आएगा? कामता देवी जी अब अंजलि और अपने बड़े बेटे सुनील के घर में थे। रात भर नींद नहीं आई थी। हर बार आंख बंद करने पर एक ही तस्वीर दिखती, अमित की वह नजरें चुराती आंखें और आकांक्षा की वह बेपरवाह हंसी। उन्होंने अपने जीवन की सारी सेवा अपने बेटे के लिए की थी, अपनी इच्छाएं मार दी थी, हर त्योहार, हर सपना बेटे की खुशी के नाम कर दिया। लेकिन उसी बेटे ने जब उनकी उपस्थिति को एक बोझ समझ लिया तो दिल तार तार हो गया। सुबह अंजलि ने चाय दी तो उनका गला रूंधा हुआ था। बेटी, मैंने क्या गलती की थी? क्या माँ होना गुनाह था? अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था, केवल आंसू थे। उनका सारा जीवन, सारी उम्मीदें अब एक सच्चाई के बोझ तले दब गई थी। उन्होंने अपना बेटा नहीं, एक किरदार खो दिया था जो आज पहचानने से भी इनकार करता है। यह सिर्फ माँ का नहीं, एक पूरे समाज का दर्द था, जहाँ अक्सर बेटों की बहुएं अपने पद का उपयोग संबंधों को नष्ट करने में कर रही थीं। अंजलि ने माँ को एक ठोस निर्णय लेने की सलाह दी। अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा माँ, आपको अपने लिए और पापा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसी सलाह से प्रेरित होकर कामता देवी जी ने एक वकील से संपर्क किया। जल्द ही आकांक्षा और अमित को कोर्ट से नोटिस मिला। केस का विषय था वरिष्ठ नागरिकों का उत्पीड़न और संपत्ति से अवैध बेदखली। जैसे ही नोटिस पहुंचा, आकांक्षा आग बबूला हो गई। उसने अमित पर गुस्सा निकालना शुरू किया। तुम्हारी माँ अब हमें कोर्ट में घसीटेगी, जो खुद कभी उत्पीड़न का शिकार हुआ करती थी, जो अपनी सास और पति के सामने मुंह नहीं खोल पाती थी। वह अब हमें सबक सिखाएंगी। मैं तो समझी थी ये औरत जिंदा होते हुए भी अंदर से मर गई। इस बीच वकील ने केस की तैयारी शुरू की। कोर्ट में सबूत पेश किए गए, झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र, झूठी संपत्ति, ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स और आकांक्षा के निजी संबंधों के फोटो। अंजलि ने भी कोर्ट में गवाही दी। मेरी सासू माँ को जिंदा रहते मृत घोषित किया गया। मेरे ससुर को दवा के बिना गांव में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। पूरा कोर्ट हॉल सन्न था। जज की आंखों में भी नमी थी। कोर्ट के तीसरे दिन अमित की आंखें झुकी हुई थी। माँ की आंखों में जो सच्चाई और तकलीफ थी, वह किसी भी बेटे को पिघला सकती थी।
अमित ने चुपचाप कोर्ट में माइक पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने अपने ही खून से मुंह मोड़ा। मैंने अफसर बनने के बाद इंसान होना छोड़ दिया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था। आकांक्षा ने झुंझलाकर कहा, अब पछताने से क्या फायदा। जज ने उसी पल आदेश दिया, कामता जी और रामलाल जी को पुनः उनके अधिकार दिए जाएं और आकांक्षा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अमित पर भी कार्रवाई की जाए। भीड़ से तालियां बजीं, लेकिन कामता देवी की आंखों में केवल आंसू थे। अमित को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वह अपनी माँ कामता जी के साथ अपने घर वापस आया। उसने अपने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले कल्याणी देवी जी से माफी मांगी और फिर अपने पिता रामलाल जी से। लेकिन कल्याणी देवी जी को अमित को देखकर उतनी खुशी नहीं हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू भी प्रायश्चित के थे, क्योंकि रामलाल जी ने सारी सच्चाई कल्याणी देवी जी को बता दी थी और उनको उनकी गलती का भी एहसास दिलाया था कि उन्होंने कैसे अपनी बहू कामता जी पर जुर्म किया था और कैसे उन्होंने उनके बेटे सुनील और अंजलि के साथ भी बुरा बर्ताव किया था। इसलिए कल्याणी देवी जी को अपनी करनी पर भी दुख हो रहा था। वह अमित से बोली, बेटा गलती सिर्फ तेरी नहीं है, कहीं ना कहीं इस घर की सबसे बड़ी गुनहगार मैं ही हूँ। मैं ही शुरुआत में इस घर में गलत को सही और सही को गलत बताती थी। इसलिए सबसे पहले आप सभी लोग मुझे माफ कर दो। उन्होंने कामता जी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। कामता जी बोली, माँ ऐसा ना करो, आप इस घर की बड़ी हैं। बड़ी हूँ, लेकिन बड़ी होकर भी मैंने अपने दायित्वों का सही से पालन नहीं किया। इसलिए कामता मुझे माफ कर दो। इस घर की असली गुनहगार तो मैं ही हूँ। अपनी सासू माँ को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर कामता जी बोली, ठीक है माँ जी, मैं आप सभी लोगों को माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहू और बड़ा बेटा इस घर में फिर से आ जाएं, क्योंकि आज मैं अपने छोटे बेटे अमित को यहाँ बुलाकर ला पाई हूँ। वह सब मेरी बड़ी बहू अंजलि के कारण ही हुआ है। कल्याणी देवी जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितनी मैं तेरी गुनहगार हूँ उतनी ही मैं अंजलि और सुनील की भी हूँ। इसलिए मुझे उनसे भी माफी मांगना है। मुझे आज ही उनके पास ले चलो। कामता जी बोली, नहीं माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे बहू को अपने साथ लाई हूँ। तभी कल्याणी देवी जी की नजर कमरे के बाहर खड़े अंजलि और सुनील पर पड़ती है, तो वह धीरे से अपने चारपाई पर से उठती हैं और चलने की कोशिश करती हैं। आ जाओ मेरे बेटे बहू, तुम तो मेरे सच्चे बेटे बहू हो। मैंने जिसे कभी प्यार से नहीं देखा, आज उन्हीं बेटे बहू ने हम सभी को एक बार फिर से एक कर दिया। अंजलि बहू मुझे माफ कर दो, असली गुनाहगार तो मैं ही हूँ इस घर की। सुनील बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने ही अपने दोनों पोतों में हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए बेटा मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा सोचती थी जो बेटा ज्यादा कमाता है वही सबसे होनहार और काबिल है, लेकिन मेरी यह सोच गलत थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। अंजलि और सुनील अपनी दादी को गले लगाते हुए बोले, अरे दादी, हम तो आपके बच्चे हैं, आप ऐसे मत रोइए। हमें तो बस आपकी छत्र छाया में रहना है। और सारे लोग खुशी से हंस पड़ते हैं। आखिरकार कामता देवी जी के घर से दुख के बादल हट चुके थे। अब चारों तरफ सुकून और शांति थी। रिश्तों में प्रेम और मर्यादा थी। आज कामता जी और अंजलि ने अपनी सहनशीलता और अक्लमंदी से अपने टूटे हुए घर को फिर से एक कर दिया और कल्याणी देवी जी को भी यह भली भांति समझ में आ गया था कि परिवार के सभी सदस्य समान होते हैं। उनमें भेदभाव करना भविष्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। रामलाल जी को भी अपनी गलती का भली भांति भान हो गया था और अमित भी अपनी गलतियों से अच्छी सीख ले चुका था।
आकांक्षा को भी अपनी गलती की सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।